हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास चल रही थी। इसके पहले जो है फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स डिलीवर किए थे। उसी कंटिन्यूएशन में कुछ फंडामेंटल्स और आपको मैं डिलीवर करता हूँ। फटाफट रिलैक्स होकर मेरे साथ कंसेप्ट सीखते जाइएगा। आपका एक कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जाम में एसआई मेंस के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़रा रिलैक्स होकर सुनना। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में, जिसमें 100 इंक्लूडिंग है। ठीक है, 100 से लेकर 1000 के बीच में जिसमें 100 इंक्लूडिंग है, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से डिविजिबल होंगी? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 इंक्लूडिंग 100 आर डिविजिबल बाय 2? 100 से लेकर 1000 के बीच में जिसमें 100 शामिल हो कि दो अंकों से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मुझे ये वाली बात पता है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में कुल 3 डिजिट की संख्याएं बनेंगी। तो 3 डिजिट की अगर संख्याएं बनती हैं, तो मैंने इसके पहले वीडियो में सीखा था कि जब मेरे से 3 अंकों की संख्या पूछता है तो उसके लिए मेरे को 3 स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, 3 स्पेस क्रिएट कर दिए फटाक से। अब उसने पूछा था, उसने कहा था कि ये जो है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ये जो है डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 2 की ना आपको कंडीशन सोचनी पड़ेगी। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब उसका यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई होगा। तो अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अगर हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब जरा इसी वाली चीज को समझना। इसके यूनिट वाले प्लेस पर 1, 2, 3, 4, 5 तरह से मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं। तो इस वजह से मैंने यहां पर लिख दिया 5। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर देखिएगा आप, तभी आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब टेंस वाले प्लेस पर तो 0 to 9 में कोई भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर उसने कोई नंबर डिफाइन नहीं किया है कि 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन उस घड़ी उसमें से कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं 0 to 9 में से। तो 0 to 9 में टोटल कितने नंबर होते हैं? 10। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। यहाँ पर भी 0 to 9 में से कोई भी नंबर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर होते हैं, तो उस स्थिति में मेरे को यहाँ पर 0 नहीं लेना होगा, वरना ये 2 डिजिट का रह जाएगा। तो 0 से 9 में 10 नंबर होते हैं, 0 को रोको तो 9 नंबर बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 5, दैट इज 450। तो मुझे ये वाली बात पता चल गई। मुझे क्या पता चला कि 100 से लेकर 1000 के बीच में 2 से डिवाइड होने वाले 450 नंबर है। अब ये तो एक तरीका हो गया जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में सीखा था, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का। लेकिन अगर मान लिया कि क्वेश्चन में उसने डिविजिबल बाय 2 की जगह डिविजिबल बाय 3 लिख दिया होता, जस्ट एक बात है सोचने की, तो डिविजिबल बाय 3 अगर लिख दिया होता तो फिर इस वाले तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 इंक्लूडिंग 100 आर डिविजिबल बाय 3? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे इस वाले तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। मुझे एक और तरीका चाहिए होगा जिससे डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 10 वो कुछ भी पूछे मैं बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए इसे यहां से रफ कर देता हूं। एक और तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूं, और वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है जिससे आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। क्वेश्चन अभी क्या है, 3 वाला इसके बाद करके बताऊंगा। क्वेश्चन अभी क्या है कि वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 100 से लेकर 1000 के बीच में से कितने नंबर है जो 2 से डिविजिबल होंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो क्या करना, जो भी रेंज गिवन हो, जैसे अभी रेंज गिवन है 100 से लेकर 1000, तो आप क्या करना, 1000 में से 100 को माइनस करना, तो कितना आ गया, 900। तो मैंने क्या कहा कि जो भी रेंज गिवन होगी उस रेंज में ही जो भी छोटा नंबर है, जो भी बड़ा नंबर उसमें से छोटे नंबर को घटा देना। अब उसने क्या बोला, डिविजिबल बाय 2 बोला है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड कर दो फिर से कितना जाता है, 450, और इसके पहले मैंने सॉल्व कर दिया फिर भी 450 आया ही था, तो ये फट से आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर मान लिया उसने मेरे से पूछा होता डिविजिबल बाय 3, सोचने भर की बात है ये, उसने अगर मुझसे पूछा होता डिविजिबल बाय 3, कहने का मतलब यह है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में जिसमें 100 शामिल है ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। उसके लिए ट्रिक ये है कि आप क्या कीजिए, 1000 में से 100 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाता है, 900। और क्योंकि 3 से डिवाइड करने के लिए पूछा था इसलिए आप 3 से डिवाइड करवा दो। तो जैसे आप 3 से डिवाइड करवाओगे तो यहां पर आ जाएगा 300। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक ओके, बोलो कंफर्टेबल है। तो अगर मान लिया सर आपसे 5 से डिवाइड करने के लिए वो बोला होता तो
सेम अप्रोच करता मैं, डिविजिबल बाय, अगर उसने मुझसे 5 के लिए पूछा होता तो 1000 में से मैं 100 को माइनस कर देता, 900 को मैं 5 से डिवाइड कर देता 180। इसका मतलब कि 100 से लेकर 1000 के बीच में 180 ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सर अगर मान लिया 7 से डिवाइड करने के लिए बोला होता तो फिर से वही करता, 1000 में से 100 को माइनस कर देता 900 और उसको मैं 7 से डिवाइड करवाता। तो जब मैं 7 से डिवाइड करता तो 7 1 जा 7, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 6 बच गया 60, 7 8 56, 128 आ रहा है। अब पॉइंट में भी कुछ आएगा, लेकिन क्या करना कि अगर कभी ना इस तरह के क्वेश्चन में पॉइंट में अगर वो कुछ पूछे तो उस वाली स्थिति में पॉइंट वाले नंबर को स्किप कर देना। पॉइंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, मेरे को नहीं चाहिए ना, छोड़ दो उसे। बात आई समझ में? तो अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ इंटीजर जो आ रहा होगा उसे कंसिडर कर लेंगे। तो इसका मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में 128 ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। यहां तक बात आ गई सारे बच्चों को समझ में? अब इसके आगे वाली चीज को समझो। अगली वाली बात यह है, मान लिया एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है, मान लिया एग्जाम में लिखा हुआ आता है बिटवीन 100 to 1000 इंक्लूडिंग 100 ऐसे कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are divisible by 3 and 5। वो ये कह रहा है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकती है। मतलब उसको 3 से भी डिवाइड होना होगा और 5 से भी डिवाइड होना होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल मैथ्स हुआ। अगर ऐसा कोई नंबर जो आप चाहते हो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, तो उसके लिए आप 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो नंबर जो 15 से डिवाइड होगा, हर वो नंबर जो 15 से डिवाइड होगा वो 3 और 5 दोनों से होगा। 15 छक्के 90, तो ऐसी 60 संख्याएं हैं 100 और 1000 के बीच में जो 15 से डिवाइड होती है, और 15 से होती है, इसका मतलब है कि 3 और 5 दोनों से होती है। स्वीकार करते हो आप? और अगर मान लिया उसने बोला होता कि 100 से लेकर 1000 के बीच में, 100 से लेकर 1000 के बीच में जिसमें 100 शामिल है, जिसमें 100 शामिल है, इंक्लूडिंग 100। वो कहता है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 100 शामिल है जो डिविजिबल बाय 3 और 5 है। अब देखो 3 और 5 का हिंदी मतलब है 3 या 5, मतलब या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे। आगे बात पकड़ में, 3 से कटने वाली भी चल जाएगी, 5 से कटने वाली भी चल जाएगी, कोई भी संख्या जो दोनों में से किसी भी एक से कट जाए अपना काम बन जाएगा। तो इस वाली स्थिति के लिए ना अपन क्या करेंगे, अपन एक फंडा यूज करेंगे। आपने शायद ये वाला जो फंडा है इसके पहले कई दफा सुन रखा होगा, ये आज आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे, आपने ये वाला फंडा मुझसे कई दफा इसके पहले भी सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जिन बच्चों ने न सुना हो एक बार मैं इसको, इस वाले फंडे को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि जब वो बोलता है कि 3 या 5 से डिवाइड होने वाली 100 से लेकर 1000 के बीच में संख्याएं कितनी हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। पहले इस फंडे को समझ लो। इस फंडे में ये जो लिखा हुआ है ये यूनियन है, और ये जो लिखा हुआ है ये इंटरसेक्शन है। आ रही बात पकड़ में? तो अब जरा इस चीज को समझो। ये जो यूनियन है ना, इसको हिंदी में संघ बोलते हैं, और जो इंटरसेक्शन है इसको हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनके मायने क्या होते हैं, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे को आगे चल के ना एक चैप्टर आपको पढ़ाना है, वो भी आपके ऐसा ही मेंस का ही दरअसल कंटेंट है, उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। वो मेरे को आपको समझाना है, तो एक बार आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर वो आपको समझाऊंगा। पहले इसको समझ लो आप। देखो, मान लिया उदाहरण के लिए, मान लिया कि कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये ठीक है। कोई दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। मतलब कि मुझे निकालना है ए संघ बी। तो कैसे निकलता है, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे एलिमेंट अपन लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5
6 और 7। इसका मतलब ये है कि चाहे ए में हो चाहे बी में हो, सारे के सारे पकड़ के लिख दो। और अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो उस वाली स्थिति में अपन क्या करते, जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे 4 4 5 5, सिर्फ उसे ही अपन चुनते हैं। तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 4 और 5 शामिल होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 5 ही कॉमन थे। 6 कॉमन हो तो 6 भी ले लेता, लेकिन 4 और 5 ही कॉमन थे, इसलिए सिर्फ उतना ही लूंगा मैं। अब आप जरा इस वाली चीज को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यूनियन है ना, एग्जाम में कभी यूनियन करके वो नहीं पूछेगा। वो यही पूछेगा कि पहले इसकी मतलब को समझो आप, कि ये जो यूनियन है ना, इस बात का मतलब ये है कि वो चाहे ए में हो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, किस में भी हो, अपन उसे ए यूनियन बी का पार्ट मानते हैं। ठीक है ना? तो ये जो यूनियन है ना, इसको मैं हिंदी में दरअसल जो बोलता हूँ ना, वो या बोलता हूँ, या फिर एटलीस्ट वन बोलता हूँ। तो एग्जाम में ना वो दरअसल आपसे यही पूछेगा कि या तो ए का पार्ट हो या तो बी का पार्ट हो। पॉइंट है समझ? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है या तो 3 से डिवाइड हो या तो 5 से डिवाइड हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो दरअसल आपसे यूनियन ही पूछ रहा था, या लिखकर, है ना? और ये जो इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं और, या फिर एंड। इसका मतलब ये है कि ए एंड बी दोनों का पार्ट होना चाहिए, ए एंड बी बोथ में होना चाहिए। पॉइंट है आपको समझ में? तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश करूं, जरा इस वाली चीज को समझिए। जब आपसे वो या पूछे, जब आपसे वो या पूछे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसको यूनियन निकाल कर दे रहा है। और जब आपसे वो और पूछे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको इंटरसेक्शन निकाल कर देना है। ठीक है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। ठीक है? तो क्योंकि उसने मेरे से या पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो एक में हो या तो बी में हो। तो मतलब ये वाली चीज को निकाल के देनी है। पॉइंट है समझ में? तो आपको ना इस वाली चीज को समझना पड़ेगा कि वो आपसे यूनियन पूछता है कि इंटरसेक्शन पूछता है। वो कभी भी एग्जाम में आपसे यूनियन या इंटरसेक्शन लिख कर नहीं पूछेगा, वो या फिर और ये शब्दों का वो प्रयोग करेगा, जैसे उसने यहां पर या शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है? तो मेरे को ये वाली बात समझ में आ गई कि दरअसल इसका जो मतलब होता है ना बच्चे, इसका जो मतलब होता है, ये वाली चीज का मतलब, इसको यहां से हटा देता हूं। इसका जो मतलब होता है ना बच्चे, वो या होता है। ठीक है? और इसका जो मतलब होता है ना बच्चे, वो और होता है। ठीक है? तो अगर मैं उसको 3 और 5 से रिलेट करके बनाऊं, 3 और 5 से रिलेट करके बनाऊं, तो कैसा लिखूंगा यहाँ पर, जरा उसे सुन लो। जब मैं उसको 3 और 5 से रिलेट करके बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, 3 या 5 बराबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड की बात चल रही है, डिवाइड वर्ड यूज कर रहा हूं। 3 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या या तो 3 से डिवाइड हो या तो 5 से डिवाइड हो, प्लस लगा ना, और फिर माइनस 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। ये इसका ऐसा फंडा बनेगा। समझ गए? अब 3 से डिवाइड होने के लिए 100 से 1000 के बीच में 900 आएगा, उसको मैंने 3 से डिवाइड करा दिया। 5 से डिवाइड होने के लिए 100 से 1000 के बीच में 900 आएगा, 5 से डिवाइड करा दिया। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने के लिए 100 से 1000 के बीच में 900 आएगा, और दोनों से डिवाइड होने, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि 3 और 5 का एलसीएम 15 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है? तो जो नक संख्या 15 से डिवाइड होगी वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगी। एग्री? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऐसा समझना, यहाँ से आएगा 300, यहाँ से आएगा 180, और यहाँ से आएगा 60। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा निकल कर आता है 420। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से लेकर 1000 के बीच में कुल 420 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 3 से या तो 5 से डिवाइड होती हैं। मस्त क्वेश्चन था ये वाला एकदम। आप ऐसे वाले क्वेश्चन को अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक? तो ये हो गए डिवाइड से आने वाले हर एक तरह के क्वेश्चंस। ठीक है? अब मैं आगे वाले कंटेंट में क्या करने वाला हूं, मैं आगे वाले कंटेंट में आप सभी बच्चों के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आपको मस्त तरीके से डेफिनेशन बताने वाला हूं। जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं ना बच्चे लोग, ये है दरअसल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको ना इन दोनों की ना परिभाषा समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको इन दोनों की परिभाषा समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप इनमें आने वाले क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे। तो पहले इत्मीनान से एकदम रिलैक्स हो जाओ, सिट बैक हो जाओ, और मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, डेफिनेशन जो आपको समझा रहा हूँ, उसे एक बार समझने की आप कोशिश करो। ठीक है? अब जरा समझो, कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय, जिन बच्चों को हिंदी में सुनना हो,
और परमुटेशन को बोलते हैं दरअसल क्रमचय। ठीक है, अब जरा रिलैक्स होकर सुनना, पहले संचय बताता हूं फिर क्रमचय बताऊंगा। ठीक है, संचय को दरअसल समझो। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए हमारे पास ना 4 फुटबॉल की टीम आती है। एक उदाहरण ले रहा हूं आपको संचय समझाने के लिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर फोकस बना के रखना बस। मान लिया मैंने ना ये सोचा कि मेरे पास 4 फुटबॉल की टीम आती है और मुझे ये टास्क दिया गया है कि इन फुटबॉल की टीम जो आई है मेरे पास, इन टीम के बीच में ना मुझे टूर्नामेंट करवाना है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि 4 फुटबॉल की टीम अगर आपके पास आती है तो इन 4 टीमों से आप कितने अलग अलग मैचेस करवा सकते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 4 टीम है जिनसे मुझे अलग अलग मैचेस करवाने हैं, जिनसे मुझे अलग अलग जो है मैच खिलवाने हैं। तो सवाल ये है कि टूर्नामेंट में कितने मैचेस करवा सकता हूँ। तो कैसे करवाऊंगा, दरअसल समझना, जो पहला वाला जो मैच है ये हो सकता है कि मैं ए और बी के बीच में खिलवा दूं, दूसरा वाला ए और सी के बीच में, अगला वाला ए और डी के बीच में। एग्री करते हो? तो ये 3 मैच हो गए। चौथा मैच मैं बी और सी के बीच में, पांचवा मैच मैं बी और डी के बीच में, और जो छठा मैच है वो मैं सी और डी के बीच में खिलवा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 4 टीमें आती हैं तो मैं टूर्नामेंट के 6 मैचेस करवा सकता हूँ अलग अलग। अब देखो अगर 4 टीम आई है बच्चे लोग, तो मेरे लिए ना ये 6 तरीके सोचना आसान था। मान लिया अगर 5 टीम आती तो तरीके और बढ़ते, 6 टीम आती तो तरीके और बढ़ते, 7 टीम तरीके और बढ़ते। तो मैं कब तक ऐसे इस तरह से बैठ बैठ के जमाता रह पाऊंगा? 5 तक भी ले दे के जमा दिया, 6 तक भी जमा दिया, 7वें तक तो मैं बोलूंगा भाई मैं पागल हो रहा हूँ, छोड़ दो मेरे को, बस अब नहीं हो पा रहा मेरे से। सीनियर आपको समझे, आपके दिल से ऐसी आवाज निकल कर आएगी। तो हमको ना क्या चाहिए, हमको एक टूल चाहिए। हमको ऐसा टूल चाहिए जिससे मैं ये सब जमाने वाला कार्यक्रम ना करूं, एक झटके मेरे पास आंसर आ जाए। तो वो जो टूल है ना दरअसल जो आपको एक झटके में आंसर देता, वो कोई और नहीं, वो एक कॉम्बिनेशन ही है। अब ये टूल कैसे काम करता है दरअसल, सॉरी बात को समझो। मैं कर क्या रहा हूं, मैं टूर्नामेंट करवाने के लिए इन 4 टीमों में से 2-2 टीम सेलेक्ट ही तो कर रहा हूं, 2-2 टीम को चुन ही तो रहा हूं ना। तो कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो क्वेश्चन देखकर कि आपको चुनने का काम मिला है, तो आपको ये टूल दैट इज कॉम्बिनेशन आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे? जैसे मान लिया कि भाई 4 टीम है, मेरे को 2 टीम चुननी है, तो मैं लिखता हूं उसके लिए 4C2। ये 4C2 का अर्थ होता है कि 4 में से 2 टीम को चुना गया है। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, हिंदी में मतलब होता है उसका संचय, शब्दशः मीनिंग है उसका चुनना। तो 4 में से जब 2 टीम को चुनना होगा तो उसके लिए मैं लिखूंगा 4C2। आगे बात पकड़ में। वैसे ही अगर मान लिया मेरे को 6 में से 2 टीम को चुनना होगा तो मैं लिखूंगा 6C2। मान लिया मेरे को 10 में से 4 टीम को चुनना होगा तो मैं लिखूंगा 10C4। सर मेरे को कैसे पता कि 2 चुनना है कि 4 चुनना है? वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा साफ साफ। अभी मैं फुटबॉल का मैच करवा दूं, ऑब्वियसली फुटबॉल का मैच 2 ही टीम में हो सकता है, इसलिए मैंने 4C2 लिखा। ये हो सकता है कि 10 में से 4 लोग को चुनने का काम दे दे, 10C4 लिख दूंगा, और क्या हो सकता है 100 में से 10 लोग को चुनने का काम दे दे, तो एक्सप्रेशन लिखूंगा 100C10। अब ये 100C10 10C4 से क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि मैं चुन रहा हूं 10 में से 4 लोगों को, 100 में से 10 लोगों को, और चुनने के जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं ना, वो सारे के सारे जो संभव तरीके हैं वो इसमें काउंट हो जाते हैं। जैसे 4C2 लिखा हुआ है, इसमें चुनने के सारे संभव तरीके, ये जैसे 6 तरीके संभव है, सारे के सारे उसमें काउंट हो चुके हैं। कैसे काउंट है मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। दरअसल जैसे मान लिया कि अगर मेरे को n लोगों में से, अगर मान लिया मुझे n पर्सन में से r पर्सन को चुनना होगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा NCR। ये तरीका है। इसका मतलब क्या NCR का, कि मैंने n लोगों में से r लोगों को चुना है। ठीक है, अब मैंने अगर n लोगों में से r लोगों को चुना तो उसका फंडा क्या होता है? उसका फंडा होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कंफर्टेबल है? ये आपको हालांकि याद होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा ही। तो अगर मान लिया मेरे को कहता है कि भाई 4 में से 2 टीम को चुनो, तो मैंने लिखा 4C2, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसको आप उल्टी गिनती में 1 तक ले जाओ, ऐसा ऐसा। और ये 4 में से 2 फैक्टोरियल मतलब 2, मतलब 1 ही रहेगा, वो इस तरह से लिखा जा सकता है। ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। 4 × 2, सॉरी 2 × 1 और 2 × 1। ठीक है, अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 3 दूनी 6 आ गया। तो जरा देखो, जब मैंने 4C2 को इस तरीके से सॉल्व किया तो भी 6 आ रहा है, जब मैं ऐसे निकाला था तब भी 6 आ रहा है।
2006 निकल कर आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अगर 4 टीम है, टूर्नामेंट करवाना है, दो दो टीम चुन चुन के, तो या तो ऐसे निकाल लो पूरा जमा जमा के, या तो डायरेक्ट 4C2 करके सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से फटाक से आंसर आ जाता है, जमा जमा के सोचने में मेहनत लगती है। तो आपकी नहीं मेहनत बच सके, मेहनत बचाने के लिए एक टूल दिया गया, दैट इज कॉम्बिनेशन, जिसका अर्थ होता है चुनना। 4 में से 2 लोग को चुनना है तो लिख देना 4C2, 6 में से 2 लोग को चुनना है 6C2, 10 में से 4 लोग को चुनना है 10C4। अब वो कितना भी दे दे, 15 में से 3 लोग को चुनने दे दे 15C3। ऐसा एक बार में जितने भी प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते थे चुनने के सारे इसी वाले वे में काउंट हो जाते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि NCR का फंडा होता है n⁻r⁴ n-r⁴। तो इसका मतलब यह है बच्चों लोग कहने का कि अगर एग्जाम में कभी चुनने की बात चली तो आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि सर ने हम लोग को एक हमारा दोस्त दिया आज, और उस दोस्त का नाम रखा सर ने कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NCR इज इक्वल टू n⁻r⁴ n-r⁴, इस तरीके से, ठीक है। यहां तक ओके अपन लोग, जिसमें C का मतलब क्या है सर? C का मतलब है चुनना। कंफर्टेबल? C का मतलब है चुनना। एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी अगर चुनना होगा तो हम लोग उसके लिए C कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। कंफर्टेबल? चलिए, तो मैंने आपको बता दिया C का मतलब है चुनना, ठीक। इसका मतलब है सिलेक्शन, इसका मतलब है सिलेक्शन, ठीक है। यहां तक ओके अपन लोग। अब दूसरी बात को सुनो, एक और उदाहरण सुनो। जैसे मान लिया मेरे पास 3 लोग आते हैं, A, B और C। मुझे क्या करना है, इन 3 लोगों को ना कुर्सी में बैठाना है। अगर आप इन 3 लोगों को कुर्सी में बैठाना चाहते हैं, रिलैक्स होकर समझना, मान लिया आपके पास 3 कुर्सियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 आपके पास चेयर है, 3 लोगों को आपको कुर्सी में बैठाना था। उससे पूछेगा कि भाई 3 लोगों को 3 कुर्सियों में आप कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो अगर आप 3 लोगों को 3 कुर्सी में बैठाना चाहते हो, उसके संभव तरीके आपको सोचने पड़ेंगे। कैसे संभव तरीके सोचने पड़ेंगे? पहला जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहली कुर्सी पर A आ जाए, दूसरी कुर्सी पर B आ जाए और तीसरी कुर्सी पर C आ जाए। दूसरा जो तरीका होगा वो ये होगा कि A-C-B हो जाए। तीसरा तरीका होगा B-A-C हो जाए। चौथा B-C-A हो जाए। पांचवा C-A-B हो जाए। छठा C-B-A हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 3 लोग हैं जिनको मुझे 3 कुर्सी पर बैठाना है, तो मैं 6 अलग अलग तरीकों से बैठा सकता हूँ। आइडिया एक्सेप्ट करते हैं आप? यहाँ तक कंफर्टेबल है? लेकिन अब इस वाली बात को समझिए, ये तो बहुत ही लेंदी तरीका हो गया, तो मेहनत वाला तरीका हो गया ना। अगर मुझे अपनी मेहनत को बचाना है तो मेरे पास एक और टूल है, एक मेरा हेल्पिंग टूल है, उसका नाम है दरअसल फैक्टोरियल। अब दरअसल ये फैक्टोरियल क्या कन्वे करता है, इस वाली चीज को समझो तुम। फैक्टोरियल दरअसल ये कहता है कि अगर आपको कभी भी जमाने के लिए कहा जाए, कभी भी अरेंज करने के लिए कहा जाए, कभी भी अगर आपसे अरेंजमेंट कहा जाए, तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखोगे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं ना, तो आप 3 के पीछे लगा दो फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल में जितने भी प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते थे सारे के सारे कैलकुलेट हो जाते हैं। कैसे सर? जब आपको 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना, तो फैक्टोरियल का सेंस क्या होता है कि 3 के पीछे गुणा होते जाएगा 1 आते तक। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 2 जा जाएगा 6, ये भी लिखा हुआ है 6, देखो मैच हो गया ना। तो या तो ऐसे बैठ के जमा लेना, या तो सीधा उसके फैक्टोरियल लगा के उसके पीछे फैक्टोरियल लगा के सीधा आंसर लगा देना। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि अगर कभी भी आपको समझना सर, इसलिए बात को कभी आपको अगर अरेंज करना हो, जमाना हो, तो उसके लिए आपको ऐसे बैठ के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसके पीछे लगा दो फैक्टोरियल। जैसे अभी 3 लोग थे, 3 लोग को मुझे 3 कुर्सी में बैठाना था, तो मैंने 3 के पीछे डाल दिया फैक्टोरियल। मान लिया 4 लोग होते तो 4 के पीछे डाल देता फैक्टोरियल, 10 लोग होते तो 10 के पीछे डाल देता फैक्टोरियल। तो इसमें जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं, उनको जमा पाने के सारे कैलकुलेट हो जाते हैं। इतनी बात आ गई आपको समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है? तो मैंने आपको 2 चीजें सिखा दी। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया कि सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, वो वहां पे लिखा हुआ है। और मैंने आपको दूसरी चीज अभी सिखाई कि जब भी आपको अरेंज करना होगा, जब भी आपको अरेंज करना होगा, तब उसके लिए यूज करेंगे फैक्टोरियल। ये दूसरी चीज मैंने आपको अभी सिखाई। अरेंजमेंट के लिए आपको हमेशा यूज करना होगा फैक्टोरियल, ठीक है।
कभी आपको अगर अरेंज करना होगा तो उसके लिए आपको यूज करना होगा फैक्टोरियल। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है। अब एक बार रिलैक्स होकर समझो जरा, ये जो परम्यूटेशन है ना, इसका फंडा होता है एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे वो सी का फंडा है वैसे ही दरअसल पी का भी फंडा, ये सी का फंडा है तो वैसे ही दरअसल पी का फंडा है। दोनों के फंडे आप बच्चों को ख्याल रहने चाहिए। आगे बात पकड़ में। अब थोड़ा इस वाली चीज को समझो। आप अगर थोड़ा सा गौर करो तो ये जो लिखा हुआ है, आप अगर देखोगे तो यहां पर भी लिखा हुआ है। एग्री करते हो आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी वाले फंडे में इतने की जगह, इतने की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, एन सी आर बराबर एन पी आर बटा आर फैक्टोरियल। चल जाएगा? इसकी जगह पर मैंने वो लिख दिया। इसको लिखने से क्या हुआ सर, जब मैं लिखता हूं एन पी आर बराबर, तो वो होता है एन सी आर डॉट आर फैक्टोरियल, वो इस तरीके से होता है। एग्री करते हो आप? तो ये जो P है ना, इसकी परिभाषा क्या है दरअसल समझ लो, जो परम्यूटेशन है उसकी परिभाषा क्या है वो समझ लो। ये C का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, C का मतलब है चुनना, C का मतलब है चुनना, या फिर हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ सिलेक्शन। C का मतलब है चुनना, दैट इज सिलेक्शन, ठीक है, ये है सिलेक्शन। और ये जो फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल जो है ये वाला, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, है ना। फैक्टोरियल का मतलब है अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी मुझे सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी करना पड़ा, मतलब मेरे को चुनने के साथ अगर जमाना भी पड़ा, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, परमुटेशन करना पड़ेगा। तो परमुटेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, परमुटेशन इज नथिंग जस्ट अ सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बॉटम लाइन बता रहा हूँ, ये तो पूरा एकदम डिटेल में थ्योरी हो गई। बॉटम लाइन बता रहा हूँ, जब एग्जाम में अपन बैठेंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, तो आप बच्चों को ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना अपने दिमाग में रखना है, सर ने सिर्फ हमको दो बातें सिखाई और उतना ही हमको सीखना है। सर ने हमको क्या सिखाया, सर ने हमको सिखाया है कि भाई चुनना या फिर सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब कि सी। और जमाना या फिर अरेंजमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे फैक्टोरियल। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। इसके पहले वाला जो था बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट था, दो तीन चीजें उसमें आई नहीं भी आई, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइनें बस आपको समझ में आनी चाहिए कि कभी भी अगर मुझे सिलेक्शन करना होगा तो सी डालूंगा, और अगर जमाना होगा तो फैक्टोरियल डाल दूंगा, बात खत्म। ठीक है, कैसे डालेंगे, उदाहरण के लिए बोलेगा 15 में से 7 लोग को चुन के बताओ, चुनने बोला तो सी डालो, कैसे लिखूंगा, 15 C 7। बोलेगा उन 7 लोगों को चेयर में जमा के बताओ, जमाने बोल रहा है तो इसलिए 7 के पीछे डाल दूंगा फैक्टोरियल, हो गई बात खत्म। तो जितने भी तरह की चीजें हो सकती थी सारी की सारी उसमें कैलकुलेट हो जाएंगी। उनको कैलकुलेट करना मैं और अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये दो लाइनों को अच्छे से सीखो आप। इन्हीं दो लाइनों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा सार छुपा हुआ है बच्चे लोग। यहाँ तक बात आ रही है आपको पकड़ पे, कंफर्टेबल है? अब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करवा रहा हूँ इन चीजों को लेकर, ताकि आपको ना थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ जाए। मान लिया मेरे पास ऐसा लिखा रहता है, लेट से मेरे पास लिखा रहता है 15 P3, और इसकी वैल्यू वो मेरे से पूछता है, ऐसे कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू पता करने के लिए मैंने आपको एक फंडा दिया था अभी अभी, वो था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अपन यहाँ पर जब लगाएंगे इस वाले फंडे को, तो ये कहेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो 15 फैक्टोरियल बटा 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो एग्जाम में बैठ के ना बहादुरी करके ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को मत उड़ा देना, ये गलत तरीका है बहुत। कैसे डील होता है सर, रिलैक्स होकर समझो तुम। ये 15 फैक्टोरियल को अपन लिखते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13, और फिर ये 12 से 1 तक जाता है तो इसका मतलब 12 फैक्टोरियल ही है, और यहाँ पर आएगा 12 फैक्टोरियल, तो ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल उड़ जाएगा। तो दरअसल कुछ और नहीं बचा, 15 गुणा 14 गुणा 13 बच गया। तो 15 गुणा 14 गुणा 13 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही बेसिक और ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन अगर मान लिया मेरे पास एग्जाम में कभी इसके क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है 15C3, तो मैं एग्जाम में कैसे डील करता हूँ वो सिखा रहा हूँ। इसके पहले तो मैंने आपको एक बेसिक फंडा सिखा दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे डील करूंगा। जैसे मान लिया लिखा हुआ 15P3, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व करना सीख लो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होगा। मैं उस वक्त सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, अभी सिखा रहा हूँ, इसको सीखो। क्या करना, ये 15 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 15 को 3 कदम अपन पीछे लेकर जाएंगे। जैसे कर दिया मैंने 15, 14 और 13, बस इसका इंटू करने से राइट आंसर आ जाएगा। तो ये या तो ऐसे कर लो, या तो इसके पहले मैंने कैलकुलेट करके दिया था इस तरीके से ऐसे कर लो, एक ही बात है। लेकिन इससे करोगे तो आपका समय बचेगा, ये आपके लिए ट्रिक है। ठीक है, जरा फिर से समझो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता उदाहरण के लिए 25P2 और इसकी वैल्यू मेरे से पूछता, तो फिर मैं बैठ करना ये वाला जो ट्रेडिशनल फंड है जो बुक में गिवन है ये नहीं अप्लाई करता। तो फिर क्या करते सर आप, मैं डायरेक्ट इसको लगाता। तो कैसे लिखता मैं, 25 इंटू 24। क्यों, क्योंकि 25 है और ये 2 है, तो 25 को 2 कदम ले गया और यही इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ गए आप, यहाँ तक कंफर्टेबल है, चीजें क्लियर हुई। और भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया मेरे पास लिखा रहता उदाहरण के लिए 8P1, ठीक है, या फिर 8P0, या फिर 8P8, ऐसे लिखा रहता। मतलब मैंने ये एक जो क्वेश्चन का जो सेट लिया हूं ना, ये किस टाइप के क्वेश्चन लिया हूं जरा समझो। ये वाली जो ट्रिक आपको देने वाला हूं, ये वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब काम करती है जब R का मान या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 8 होगा। जब R का मान 1, 0 या 8 होगा, उनमें से इन तीनों में से किसी के लिए भी ये ट्रिक काम कर सकती है। ठीक है, तो कैसे करना, जब R का मान 1, 0 या 8 हो, उनमें से कोई भी, तब कैसे डील करना। जैसे ये लिखा हुआ है 1, तो इसको डायरेक्ट लिख देना 8 की पावर 1। ये लिखा हुआ है 0, तो इसको डायरेक्ट लिख देना 8 की पावर 0। ये लिखा हुआ है 8, अब जरा समझो, 8P8 लिखा तो 8 की पावर 8 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 8 फैक्टोरियल। समझ गए ट्रिक को, फिर से एक बार करके बताता हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास क्वेश्चन रहता उदाहरण के लिए, ऐसे ही सोचो, मान लिया क्वेश्चन रहता 25P0, तो मैंने बताया था 1, 0 और सेम वाले केस में ये ट्रिक लगती है। तो जब 0 लिखा हुआ है तो आप कर दो 25 की पावर 0, कितना होता है 1, 1 इसका आंसर है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लिया मेरे से पूछा होता 29P1, इसका जवाब क्या होगा, तो मैंने बताया था 0, 1 और सेम वाले केस में, तो 1 है तो लग सकती है, तो आप डायरेक्ट कर दो 29 की पावर 1, तो आ गया 29, ऐसे। समझ गए। जैसे मान लिया अगर मेरे से पूछा होता लेट से उदाहरण के लिए 60P60, अब ये सेम हो गया है तो 60 की पावर 60 नहीं कर देना, क्या करना 60 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे समझ गए कैसे डील करना है, आइडिया मिला। ये थोड़ा पी वाली चीज को सॉल्व करना सीखो, इंपॉर्टेंट है हम बच्चों के लिए। आगे कन्वे करता हूं, जैसे मान लिया अगर लिखा हुआ है लेट से सी वाला केस में, जैसे मान लिया लिखा हुआ है मेरे पास 25C3, मान लिया ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसको अपने इस वाले फंडे से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, इससे सॉल्व करने में बड़ी मेहनत है। ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट उसको समझो। इसमें n की वैल्यू 25 और r की वैल्यू 3 हो सकती है, आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने को समय बचाना है अपना। तो अपन कैसे ट्रिक लगाएंगे, ये 25 है और ये 3 है, तो कैसे डील करूंगा दरअसल सीखना। क्योंकि 25 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो 25 को 3 कदम पीछे लेके जाओ, 25, 24, 23 ऐसे। और ये जो 3 है ना, सी वाले केस में ऐसा होता है, इस 3 को 1 तक लेके जाओ ऐसे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये 6 चौके 24 है, 25 गुणा 23 गुणा 4 कर देना, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, दरअसल 2300 आने वाला है, हो गया कैलकुलेट। जैसे उदाहरण के लिए फिर से समझो, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया मेरे पास लिखा रहता, लेट से मेरे पास वो लिखते 15C2, तो मैं कैसे डील करता है दरअसल समझो। ये 15 है और ये 2 है, तो 15 को 2 कदम पीछे ले जाएंगे, तो 15 गुणा 14 और ये 2 है तो 2 गुणा 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सत्ते 14 और फिर 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक सीखो जरा, मैं कैसे डील कर रहा हूँ। पी के केस में अपन ये डिवाइड वाली चीज को नहीं करते, सी के केस में अपन को ये डिवाइड करवाना पड़ता है। आ रही बात पकड़ में, यहाँ तक ओके, हम लोग कंफर्टेबल है। फिर से सीखते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता 25, लेट से लिखा हुआ है 25C1, मान लिया ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है,
अब 25C1 लिखा दो, 1 वाले केस में तो वही वाला फंडा बताया था, क्या कर दो 25 की पावर 1 तो आ गया 25, ऐसा समझ गए। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 25C0, तो जीरो वाले केस में क्या करेंगे, फिर से वही 25 की पावर 0 तो आ गया 1, ऐसा। तो 0 और 1 वाला तो ऐसे ही डील होता है, पावर में डाल दो और जो भी आंसर हो जाता है। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता है लेट से 46C0, तो उसको कर देता मैं 46 की पावर 0 तो आ जाता 1, ऐसे। सीख पा रहे हैं अपन लोग, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता भाई 50C1 तो कर देता 50 की पावर 1 तो आ जाता 50, हो गया ऐसे। सीख पा रहे हैं कैसे ये डील होता है, समझ में आया। अब अगर मान लिया सेम सेम होता उस वाले केस में क्या करते, सेम सेम वाले केस का भी बताता हूँ। जैसे मान लिया ऐसा लिखा हुआ है 100C97 उदाहरण के लिए। अब इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अब ट्रिक क्या दिया था, जैसे 100 लिखा हुआ है 97 लिखा हुआ है, तो 100 को 97 कदम आप पीछे नहीं ले जाएंगे, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। इसमें एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये एक फंडा होता है, ये फंडा आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लिया अगर डिनोमिनेटर पर जो नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है अगर बहुत बड़ा है तो अपन ये वाला फंडा लगा उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे NCR यहाँ पर लिखा 100C97, जब ये फंडा इसमें लगाऊंगा तो कैसा दिखेगा मुझे, 100C 100-97, ये इस तरीके का दिखाई देगा मुझे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 100C3, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। एग्री करते हो आप यहाँ तक, ठीक है। अब 100 को 97 कदम पीछे ले जाना मुश्किल था, लेकिन 100 को 3 कदम पीछे ले जाना आसान है। कैसे ले जाओगे पीछे, 100, 99, 98 और C है, इस वजह से 3 को भी 1 तक ले जाएंगे अपन, इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए कैसे किया मैंने, आया समझ में। तो ये वाला फंडा भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूज करना पड़ता है सी वाले केस में, कब, जब ये वाला नंबर डिनोमिनेटर नंबर बहुत बड़ा हो जाता है उस वाली स्थिति पर। ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता, फिर से सीखो थोड़ा सा, मान लिया मेरे पास लिखा रहता 25C25, तो P के केस पे जैसे मान लिया अगर 25P25 हो उदाहरण के लिए, तो P के केस में तो ये दरअसल 25 फैक्टोरियल ही आंसर हो जाता। P के केस में तो ये हो जाता है, दोनों सेम होते हैं तो P के केस में डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा दो, उसी नंबर पे आंसर हो जाता है। लेकिन C के केस में डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा के उसको आंसर नहीं बनाते, C केस में C का फंडा लगाते हैं। C का फंडा क्या है, NCR बराबर NCN-R, ये वाला फंडा लगाते हैं अपन लोग। तो जैसे मैं फंडा लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 25C 25 देखो ये वाली चीज इसमें लगाई है मैंने, तो इससे ये होगा कि 25 - 25 दरअसल हो जाएगा 0। और मैंने बताया था जीरो वाले केस में क्या करते हैं, जरा समझो इस वाली बात को। जीरो वाले केस में क्या करते हैं, 0 और 1 वाले केस में उसको पावर में चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसे मैं इसको पावर में चढ़ा दूंगा, जैसे मैं इसको पावर में चढ़ा दूंगा तो 25 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा कितना आता है, 1 आता है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझो कि दोनों केस में, सी के केस में और पी के केस में, जो सेम होता है तो कैसे डील किया जाता है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, तो इतना कम से कम आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आगे यहाँ तक बात पकड़ में। तो अभी इस वाले वीडियो में ना मैंने आप बच्चों को पी बहुत आराम से समझाना सिखाया है, मैंने बहुत आराम से आपको सिखाया, और सी बहुत आराम से मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं क्या करूंगा कि पी और सी जो मैंने आपको अभी सॉल्व करने सिखाए हैं, उन पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, इनको कैसे क्वेश्चन में यूज करना चाहिए वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।